कहानी अमेरिका के एक शहर में शुरू होती है जहां आधी रात को कुछ नकाबपोश गुंडों ने पूरे शहर में फैलकर कई लोगों का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद लिया नाम की एक लड़की की आंख खुली और उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। उसके आश्चर्य की बात यह थी कि उसके साथ बिस्तर पर एक अजनबी आदमी सो रहा था। घबराई और डरी हुई लिया तुरंत उठी और दरवाजा खोलकर मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जवाब पाने की ठानकर वह कमरे से बाहर निकली और चारों ओर देखने लगी। जैसे ही उसने बगल के कमरे में झांका, उसे वहां दो और आदमी बेहोश पड़े हुए दिखाई दिए। ये सब देखकर लिया को घबराहट होने लगी और वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। अब उसे समझ आया कि वे सभी यहाँ कैद कर दिए गए थे। डर और चिंता के बावजूद वह बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगी, मगर जब उसने देखा कि इस बंगले की सभी खिड़कियां और दरवाजे ठोस सीमेंट से पूरी तरह सील किए गए थे, तो उसकी उम्मीद टूट गई। भय से कांपते हुए वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। कुछ समय बाद फादर डफी नाम के एक व्यक्ति ने उसे होश में लाया और फिर जे नाम के एक पुलिस अधिकारी ने बाकी सभी को आश्वासन दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब लिया पूरी तरह होश में आई तो उसने देखा कि उसके अलावा वहां 6 और लोग थे जो उसी तरह फंसे हुए थे। तभी अचानक स्पीकर से, एक कमरे में लगे स्पीकर से एक चिट्ठी पहुंची जिसने सभी को डरा दिया। ये आवाज खुद को वॉचर कह रही थी। उसने बताया कि वे सभी एक खतरनाक प्रयोग के लिए अगवा किए गए हैं, लेकिन ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए किया गया है। वॉचर ने यह भी बताया कि इस बंगले में वेरीफाइड कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं जो उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। और सबसे बड़ा झटका, केवल अंतिम जीवित बचने वाले को $5 मिलियन यानी लगभग 40 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। यह सुनते ही पूरा समूह घबरा गया और बहस करने लगा कि क्या यह कोई बेहुदा मजाक है। जे को शक था कि यह एक तरह का घातक खेल हो सकता है। उसने अपनी बंदूक निकाली और कहा कि अगर वॉचर ने अपहरण के दौरान उसकी बंदूक नहीं छीनी तो इसका मतलब है कि वह चाहता है कि वे लड़े और जीतने की कोशिश करे। शोना, जो उन्हीं के साथ बंदी थी, ने कहा कि जे के पास बंदूक होने से वह दूसरों के लिए खतरा बन सकता है। इस पर दोनों में बहस छिड़ गई, लेकिन फादर डफी और फ्रांसिस नाम के एक अन्य व्यक्ति ने बीच बचाव कर दिया। तभी फ्रांसिस ने सबसे बड़ा डर जाहिर किया। वॉचर चाहता था कि वे एक दूसरे को मारें, लेकिन जे ने इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें इस जानलेवा खेल में फंसने के बजाय यहां से भागने का तरीका खोजना चाहिए। उसने ये भी कहा कि हो सकता है जीतने वाले व्यक्ति को वॉचर खुद ही मार डाले। जेन ने तुरंत समूह को संगठित किया और भारी टेबल उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रही। निराश होने के बावजूद जे ने अपनी बंदूक से खिड़कियों पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां सीमेंट की दीवारों को भेद नहीं पाईं। इसके बाद जे ने सभी को अलग अलग दिशाओं में जाकर बचने का रास्ता खोजने के लिए कहा। जब वह बेसमेंट में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां की जमीन बाकी हिस्सों की तुलना में उम्मीद से भरकर उसने एक स्टील रॉड से खोदना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि मिट्टी के नीचे एक मोटी धातु की परत थी। उसका यह प्लान भी बेकार हो गया। उधर शोना ने देखा कि क्लेयर बचने के लिए कोई कोशिश करने के बजाय शराब पी रही थी। इस पर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया जो हाथापाई में बदल गया, लेकिन एन वक्त पर जे ने बीच में आकर क्लेयर के हाथ से गिलास छीन लिया और बाकी शराब को लॉकर में रख दिया। उसने कहा कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें पूरी तरह होश में रहना होगा। कुछ समय बाद कुछ लोगों ने $5 मिलियन की इनामी राशि को लेकर चर्चा शुरू कर दी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन फादर डफी ने इसका विरोध किया क्योंकि इसका मतलब था कि वे एक दूसरे को मारने की योजना बना रहे थे। जे ने भी इस बात से सहमति जताई और कसम खाई कि वह किसी को हत्या करने नहीं देगा। तभी अचानक किचन से एक अजीब आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक मशीन के जरिए उनके लिए खाना भेजा गया था, लेकिन खाने में केवल चिकन और आलू थे। उनके पास कोई और विकल्प न होने के कारण उन्होंने इसे बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला किया, लेकिन एलबी ने लालच में आकर अपनी प्लेट में ज्यादा खाना रख लिया। यह देखकर जे को गुस्सा आ गया और उसने एलबी से खाना छीन लिया ताकि सभी को समान रूप से मिल सके। खाने के दौरान शोना ने खुलासा किया कि वह एक ड्रग डीलर थी। उसने अपने पैर में लगे मॉनिटर को दिखाया और बताया कि
वह पैरोल पर बाहर थी और कानूनी रूप से अपने घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसने कहा कि अगर वह जल्द से जल्द इस बंगले से नहीं निकली तो पुलिस उसे भगोड़ा समझकर फिर से जेल में डाल सकती थी। फादर डफी ने इसे एक मौका बताया। अगर पुलिस शोना की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेगी तो शायद वे सभी को ढूंढकर बचा सकती है। रात में जे और फादर डफी ने ड्रॉ निकालकर सभी के लिए कमरे तय किए। क्लेयर और शोना को एक ही कमरा साझा करना पड़ा, जिससे वे दोनों नाराज थी, लेकिन जे ने कहा कि यह फैसला बदलने का कोई तरीका नहीं है। बाद में जब क्लेयर बाथरूम में थी तो शोना ने उसके पर्स में झांकना शुरू कर दिया। क्लेयर की अमीर जिंदगी देखकर उसे जलन हो रही थी, क्योंकि वह खुद ड्रग्स बेचकर बस किसी तरह गुजारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीरें देखनी शुरू की, क्लेयर बाथरूम से बाहर आ गई और गुस्से में शोना पर चिल्लाने लगी। उधर फ्रांसिस ने सिंथिया से कहा कि वह किसी भी कीमत पर $5 मिलियन जीतना चाहता है, लेकिन सिंथिया ने इसका विरोध किया क्योंकि वह जानती थी कि इसका मतलब दूसरों की हत्या करना होगा। अगली सुबह जब सभी सो रहे थे, एक नकाबपोश व्यक्ति जे और लिया के कमरे में घुस गया और जे की बंदूक चुराने की कोशिश की, लेकिन अचानक जे की आंख खुल गई और उसने उस पर हमला कर दिया। इस हलचल से लिया भी, लेकिन चोर ने जे को धक्का देकर वहां से भागने में कामयाबी हासिल कर ली, जिससे वे उसका चेहरा नहीं देख सके। इस शोर से बाकी सभी लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। जे ने गुस्से में अपनी बंदूक सब पर तान दी, क्योंकि उसे शक था कि उनमें से ही कोई चोर है। तभी फ्रांसिस और मैक्स ने एल्बी पर शक जताया, जिससे एल्बी आगबूला हो गया, क्योंकि सभी उस पर बेजा इल्जाम लगा रहे थे। फ्रांसिस और मैक्स फिर से आपस में बातें करने लगे, लेकिन इस बार वे फ्रेंच में बात कर रहे थे। क्लेयर को लगा कि वे कोई गुप्त योजना बना रहे हैं। ये देख एल्बी ने गुस्से में उन्हें इंग्लिश में बात करने को कहा। जल्द ही वहां फिर से बहस छिड़ गई, लेकिन फादर डफी ने बीच में आकर सभी को आपसी रंजिशें भुलाने के लिए कहा। आखिरकार सभी खिलाड़ी अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन जे अब भी हॉल में मौजूद था। जे ने साफ कहा कि खिलाड़ियों के साथ नरमी बरतना काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कभी भी अपना मन बदल सकता है। इनामी राशि इतनी ज्यादा थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। हालांकि फादर डफी अब भी इंसानियत पर विश्वास करने की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद सभी को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। जे को लगा कि पुलिस शोना को ढूंढते हुए वहां आ गई है। बिना समय गंवाए वे सभी मुख्य दरवाजे की ओर दौड़े और पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करने लगे। जे ने छत पर गोली भी चलाई ताकि बाहर मौजूद पुलिस का ध्यान उनकी ओर जाए। बाकी सब लोग चिल्लाकर मदद की गुहार लगाने लगे। उधर फ्रांसिस दूर बैठा ये सब देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। थक हार कर सभी निराश होकर रोने लगे। उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। ये देखकर जे का दिल भी थोड़ा पिघल गया। उसने अपनी जेब से लॉकर की चाबी निकाली और शराब की अलमारी खोल दी, ये कहते हुए कि जो चाहे पी सकता है ताकि थोड़ा सुकून पा सके। बाद में जब लिया बाथरूम की ओर जा रही थी तो अचानक फ्रांसिस उसके सामने आ गया और उससे फ्लर्ट करने लगा, लेकिन लिया को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने सख्ती से उसे याद दिलाया कि उसकी पत्नी भी इसी बंगले में मौजूद है। यह सुनकर फ्रांसिस गुस्से में अपने कमरे में चला गया। वहां उसने गुस्से में शराब की एक बोतल कपड़े में लपेटकर तोड़ दी। फिर उसने एक तीखा कांच का टुकड़ा निकाला और बाकी टुकड़ों को टॉयलेट टैंक में छिपा दिया। इसके बाद फ्रांसिस लिविंग रूम में पहुंचा, जहां उसने देखा कि अल्बी सिंथिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वह आग बबूला हो गया, लेकिन सिंथिया ने इसे मजाक में लिया और कहा कि वे तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे। फिर भी फ्रांसिस को यह पसंद नहीं आया और उसने उन दोनों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर अल्बी भी भड़क गया और उसने गुस्से में फ्रांसिस को धक्का दे दिया। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और अल्बी उस पर भारी पड़ने लगा। सिंथिया डर गई और उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अल्बी को गुस्से में कुछ समझ नहीं आया और उसने गलती से सिंथिया को भी धक्का दे दिया। वह पीछे की ओर गिर पड़ी और उसका सिर बालकनी की रेलिंग से टकरा गया। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिंथिया की मौत देखकर सभी खिलाड़ी डर गए। इस अपराध की सजा के रूप में जे ने अल्बी को उसके कमरे में कैद कर दिया। अपराध बोध से घिरे अल्बी ने जे से दरवाजा खोलने की भीख मांगी, लेकिन जे ने उसकी एक ना सुनी। वह चाहता था कि अल्बी अपने किए की सजा भुगते।
इस रहस्यमयी बंगले में फंसे होने के कारण उनके पास सिंथिया के अंतिम संस्कार का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार उन्होंने उसकी लाश को एक चादर से ढककर बेसमेंट में रख दिया। कुछ देर बाद जे ने सभी को खाना दिया, लेकिन इस बार पहले से भी कम मात्रा में। यह साफ था कि वॉचर अब चाहता था कि वे खाने के लिए आपस में लड़ें। जब अल्बी को पता चला कि खाना आया है तो उसने भी अपना हिस्सा मांगा। उसे भूखा देखकर फादर को बहुत बुरा लगा, लेकिन जे ने कहा कि एक अपराधी की यही सजा होती है। अल्बी की लगातार चीखें सुनकर सब परेशान हो गए। लिया को उस पर दया आ गई, इसलिए उसने अल्बी को अपना हिस्सा देने का फैसला किया। हालांकि जे इससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी वह राजी हो गया। उसने दरवाजा खोला और अल्बी को एक छोटा सा आलू दे दिया। ये देखकर अल्बी गुस्से में आ गया और आलू को दीवार पर फेंक दिया। जे वापस टेबल पर आया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि फादर डफी वहां नहीं। उसे तुरंत संदेह हुआ कि फादर डफी अल्बी को और खाना देने गए होंगे। वह तेजी से अल्बी के कमरे की ओर भागा और देखा कि उसका शक सही था। फादर डफी ने दरवाजा खोल दिया था और अल्बी अब आजाद था, लेकिन अल्बी अब भी गुस्से से भरा हुआ था। बाहर आते ही ने एक स्टील की रॉड उठाई और जे पर हमला कर दिया। उसने तब तक उसे पीटा जब तक कि जे की मौत नहीं हो गई। कुछ ही पलों में अल्बी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह तुरंत वहां से भाग गया। फादर डफी ने जे को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले जे ने अपनी बंदूक फादर डफी को सौंप दी, क्योंकि उसे उन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। अगली रात बचे हुए खिलाड़ियों ने देखा कि खाने की मशीन से पहले से ज्यादा खाना निकला था। साथ ही वहां एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि उन्होंने वॉचर का खूब मनोरंजन किया है। फ्रांसिस ने तुरंत ढेर सारा खाना उठा लिया, लेकिन फादर डफी ने उसे रोक दिया। इस पर फ्रांसिस ने हंसते हुए कहा कि वह तो अल्बी के हिस्से का इनाम उठा रहा था, क्योंकि उसने ही जे को मारने का काम किया था। इसके बाद वह सीधे अल्बी के कमरे में गया। अल्बी घबरा गया, क्योंकि उसे लगा कि फ्रांसिस बदला लेने आया है। लेकिन फ्रांसिस ने हंसते हुए कहा, अरे भाई घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। खाना देखकर अल्बी और भी पछताने लगा और उसने सिंथिया की मौत के लिए फ्रांसिस से माफी मांगी। लेकिन फ्रांसिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, मर गई तो मर गई, तुमने जानबूझकर थोड़ी ना मारा था। वहीं दूसरी तरफ मैक्स एक कोने में छुपकर चोरी छिपे ढेर सारा खाना खा रहा था। कुछ देर बाद फादर डफी और लिया अल्बी को देखने गए, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अल्बी की लाश पंखे से लटक रही थी। लिया को यकीन था कि यह आत्महत्या नहीं थी। उसने अल्बी को इतना समझ लिया था कि वह जानती थी कि वह खुद ऐसा नहीं कर सकता। यह सुनकर फादर डफी ने बाकी खिलाड़ियों को हॉल में बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू की। शोना ने तुरंत फ्रांसिस पर इल्जाम लगाया, क्योंकि आखिर में वही अल्बी के पास गया था। फ्रांसिस ने इसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन बाकी खिलाड़ी फादर डफी पर उसे सजा देने का दबाव बनाने लगे। लेकिन तभी फ्रांसिस ने अचानक मैक्स की ओर इशारा किया और कहा, अगर ऐसे ही इल्जाम लगाने हैं तो ये मैक्स भी हो सकता है। आखिर इसका स्कार्फ बहुत टाइट बंधा हुआ था। चलो देखते हैं आज रात क्या होता है। फ्रांसिस अपने कमरे में अकेला बैठा था। सिंथिया की लिपस्टिक लगा रहा था। फिर जैसे कोई पागल हो, उसने कपड़े उतार दिए और अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगा। उधर शोना एक बार फिर क्लेयर के बैग में कुछ तलाश रही थी। तभी उसे एक महंगा नेकलेस मिला। उसे हमेशा से महंगी चीजों का शौक था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे पहनकर देख लिया। लेकिन उसी वक्त क्लेयर वहां आ गई और उसने शोना को रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों के बीच जबरदस्त बहस छिड़ गई। क्लेयर ने शोना पर गहने चुराने का आरोप लगाया, लेकिन शोना अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। गुस्से में क्लेयर ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और जल्द ही उनकी बहस हाथापाई में बदल गई। कुछ देर बाद जब शोना खुद को शांत करने के लिए सिगरेट पी रही थी, तभी क्लेयर ने उस पर पीछे से रिंच से हमला कर दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। इसी दौरान फ्रांसिस लिया के बाथरूम में जा पहुंचा, जहां वह अपना चेहरा धो रही थी। मौके का फायदा उठाकर उसने दीवार से लैंप उठाया और उसे सिंक फोड़ दिया, जिससे लिया को जबरदस्त बिजली का झटका लगा। रसोई में फादर डफी ने मैक्स से कहा कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। उसने बताया कि उसे सिर्फ मैक्स और लिया पर भरोसा है, लेकिन मैक्स ने पूछा कि इसके बदले में उसे क्या मिलेगा। जब फादर डफी ने उसे ज्यादा खाना देने से इनकार कर दिया तो मैक्स ने चोरी करने की कोशिश की।
मजबूरन फादर डफी को उस पर बंदूक ताननी पड़ी। इसके बाद फादर डफी ने मैक्स को उसके कमरे में ले जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे हॉलवे में पहुंचे उन्होंने देखा कि शोना के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। फादर डफी ने अंदर जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। शोना की लाश जमीन पर पड़ी थी। क्लेयर ने झूठ बोलते हुए कहा कि शोना ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन फादर डफी ने उसे कैद करने का फैसला किया। क्लेयर को बंदी बनाने के बाद फादर डफी लिया को देखने गया, क्योंकि वह उसकी बहुत चिंता कर रहा था। बाथरूम में उसे लिया जमीन पर बेहोश मिली और उसने मान लिया कि वह मर चुकी है। इस सदमे से उबरने से पहले ही क्लेयर वहां से भागने में कामयाब हो गई। शाम होते ही फ्रांसिस ने फादर डफी को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि डिनर का समय हो गया था। लेकिन जब उसने फादर को देखा तो वह लिया की मौत के सदमे में डूबा हुआ था। फ्रांसिस ने पहले ही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, देखो फादर, मैंने कुछ नहीं किया, सच में इसकी मौत मेरी वजह से नहीं हुई। लेकिन फादर डफी उसकी चालाकी समझ चुका था। उसने फ्रांसिस की निंदा करते हुए कहा, तू एक दानव बन चुका है, पैसों के लिए लोगों की जान लेने लगा है, पूरी तरह से पागल हो गया है। फादर डफी ने गुस्से में बंदूक तान दी, लेकिन फ्रांसिस जरा भी नहीं डरा। उसे पता था कि फादर कभी गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि यह उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। फ्रांसिस ने उसे चिढ़ाने और उकसाने की कोशिश की। आखिरकार फादर डफी ने गोली चला दी, लेकिन यह घातक साबित नहीं हुई। घायल फ्रांसिस वहां से भाग निकला। उसी समय लिया की अचानक आंखें खुल गई। वह होश में आ गई थी और उसने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा था। डर के मारे वह भागकर एक कमरे में छिप गई, लेकिन बदकिस्मती से यह फ्रांसिस का ही कमरा था। गुस्से और घबराहट में वह बाथरूम में फिसल गई, जिससे टॉयलेट का ढक्कन गिर गया। तभी उसे वहां कांच के टुकड़े दिखाई दिए जो फ्रांसिस ने छुपा कर रखे थे। उधर फादर डफी ने क्लेयर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे मैक्स के कब्जे में पाया। फादर डफी ने मैक्स से उसे छोड़ने को कहा, लेकिन मैक्स डर रहा था कि क्लेयर उसका